साइटोप्लाज्म है। तो मैं यहाँ पे आपको सेल का एक डायग्राम दिखाता हूँ। आप देख सकते हो सेल मेम्ब्रेन यानी ऑरेंज रंग का जो आवरण है उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रियम है और राइबोसोम है। इनके अलग अलग कार्य है। ये इतना बड़ा आपको दिख रहा है क्योंकि हमने इसका फोटो निकाला है, लेकिन आप सेल को नंगी आंखों से बिल्कुल भी नहीं देख सकते हो, आपको माइक्रोस्कोप लेना ही पड़ेगा। सर मैं आपको निवेदन करता हूँ, अगर चार्ट का ऑप्शन आप ओपन रखेंगे तो मुझे, क्योंकि मैंने पीपीटी ऑन की है तो पता नहीं चलता है मेरा आवाज आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ होगा तो लोग मुझे बोल देंगे। ऑन कर दिया है सर। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। तो आज हम जानेंगे कि इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है, हम जानेंगे। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी जाना जा सकता है। अभी सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या है? ये बैरियर की तरह काम करता है, रुकावट। द सेल मेम्ब्रेन एक्ट्स एज अ बैरियर टू कीप द सेल्स कंटेंट इन एंड अनवांटेड सब्सटेंसेस आउट। ये गेट की तरह काम करता है। द सेल मेम्ब्रेन अलाउ essential nutrients to enter the cells and waste product to leave the cell out. ये regulating transport का काम करता है। The cell membrane regulates the transport of materials entering and exiting the cell. ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का काम करता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मूव्स मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। दिस प्रोसेस रिक्वायर सेल्यूलर एनर्जी। मैं इसका हिंदी अनुवाद करूंगा, मैं आपको पहले इंग्लिश में बताता हूँ। इसका ऑप्शन है मेटाबॉलिक फंक्शन है। द सेल मेम्ब्रेन परफॉर्म्स मेटाबॉलिक फंक्शंस। इसमें एंडोसाइटोसिस, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन होता है। हिंदी में अनुवाद करने की चेष्टा करूंगा। सेल मेम्ब्रेन यानी इसको कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका की रक्षा करते हैं। ये सेल का घर है। अगर आपका घर की जो वॉल है अगर वो तो चोर अंदर आ सकता है, तो आपका डोर, आपकी वॉल बहुत मजबूत होनी चाहिए। हम घर इसीलिए बनते कि बाहर से वो मजबूत रहे ताकि अंदर कुछ ना आ सके। तो सेल मेम्ब्रेन का काम यही है कि ये न्यूक्लियोलस है, माइटोकॉन्ड्रियन है, राइबोसोम है या साइटोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इन सभी का, यानी ये आपके घर के सदस्य, मान लीजिए इनके नाम, आपके बड़े बड़े नाम आप पिन मत जाइए, ये घर के सदस्य और इन सदस्यों का पूरी तरीके से रक्षण ये दीवार करते जैसे हम सेल मेम्ब्रेन करते हैं, और उन्हें व्यवस्थित भी रखता है। सभी कोशिकाओं में एक भारी प्लाज्मा झिल्ली होती है जो न केवल कोशिका में प्रवेश करने वाले चीजों को नियंत्रित करता है बल्कि यह भी नियंत्रित करता है कि किसी दिए गए पदार्थ की कितनी मात्रा कोशिका में आती है। हम जो भी खाना खाते, कुछ भी खाते, उसमें से न्यूट्रिएंट खींचना इनका काम है। और अंदर जो हम जब खाएंगे तो वेस्ट बाहर गिरेगा, तो कोशिका भी कुछ अन्न खा रही है तो उसका वेस्ट गिरेगा, तो ये वेस्ट को बाहर निकालने का, और जब आप खाना खाते उसमें से पोषक तत्व अंदर डालने का काम करते हैं। कोशिका झिल्ली, जिसका दूसरा नाम प्लाज्मा झिल्ली है, एक कोशिका के चारों ओर प्रोटीन और लिपिड की दोहरी परत होती है। इन कोशिकाओं के अराउंड प्रोटीन और लिपिड की दोहरी डबल लेयर होता है। कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। ये सारे कोशिकाओं में ये प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। और कोशिका के अंदरूनी हिस्से को, एक सेकंड कॉल गया, सॉरी, अंदरूनी और बाहरी हिस्से को ये वातावरण से अलग करते हैं। कोशिका झिल्ली में एक लिपिड बैरियर होता है
इसमें एक लिपिड बैरियर होता है। कोशिका झिल्ली कोशिका में प्रवेश करने और बाहर निकलने वाले सामग्री के परिवहन को नियंत्रित करते हैं। सेल की परिभाषा क्या है? हम थोड़ा सेल की परिभाषा को भी जानते हैं। कोशिका सेल सभी जीवित प्राणी हो, वनस्पति हो या जीवित चीजों की मूल निर्माण खंड है। तो सेल कितना इंपॉर्टेंट है? एक तो हमें आंखों से दिखता नहीं है, माइक्रोस्कोप के नीचे हमें देखना पड़ता है, लेकिन इसमें कितनी चीज भरी पड़ी है। मानव शरीर खरबों यानी लगभग 60 ट्रिलियन सेल से मानव शरीर बना है। वे शरीर के लिए संरचना प्रदान करते हैं। एक संरचना प्रदान करने की प्रणाली है। भोजन से पोषक तत्व लेते हैं। हम जो भी भोजन करते हैं, हमें विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड, फोलिक एसिड, फाइबर, ज़ैनाथोन्स 42, ओमेगा फैटी एसिड 369, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे भोजन से मिलते हैं और उस भोजन को निकाला जाता है और इन सेल में डाला जाता है बाय द सेल मेम्ब्रेन। उन पोषक तत्वों को, अभी इसका काम क्या है? हमने पोषक तत्व तो सेल मेम्ब्रेन ने अंदर ले लिया, अभी इसको ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यह सेल्स जो अंदर जो भी है, जिसके बारे में मैं आगे बताने चाहना वाला हूँ, वो ऊर्जा में एनर्जी कन्वर्ट करने के लिए उस पोषक तत्व से एनर्जी और एक विशिष्ट कार्य करते हैं। कोशिका में शरीर की अनुवंशिक सामग्री भी होती है, यानी हमारा जो डीएनए होता है, अनुवंशिक सामग्री जिसमें ट्रांसक्रिप्ट करते हैं, डीएनए को ट्रांसक्रिप्ट करने की भी इसमें क्षमता है। इसको कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। एक सेकंड, अभी आप देखते होंगे को, और इसमें ज्यादा मात्रा में यानी सेल्स जो अपने समय तय समय से पहले मर रहे, तो उसे फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। और आपको बताता हूँ, दो चीजों से बीमारी होती है। अगर सेल्स में टॉक्सिन आ जाता है, अगर आपका सेल मेम्ब्रेन ठीक नहीं है, तो कचरा बाहर नहीं जाएगा, वेस्टेज बाहर नहीं जाएगा, तो उसी सेल में रहेगा। तो टॉक्सिन्स होता है, कचरा होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारी पैदा होती है। और फ्री रेडिकल सेल्स के अपने निर्धारित समय से पहले मरने के कारण फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जिसके वजह से कैंसर जैसी बीमारी होते हैं। तो दो प्रकार से हमारे सेल को डैमेज हो सकता है, एक टॉक्सिन्स यानी कचरा, और फ्री रेडिकल्स यानी दीपावली पे निकाला हुआ बहुत ज्यादा कचरा। ये आप ये उदाहरण आप किसी भी आम इंसान को दे सकते हो। हम जो रोज निकलते हो कचरा, तो हमें कभी सर्दी खांसी या जुकाम, बीपी, शुगर, ये सारे टॉक्सिन है, अगर ये बाहर निकालेंगे तो सारे के सारे रिवर्स हो सकते हैं, हो चुके हैं, हमने किया भी है। लेकिन जब फ्री रेडिकल्स होते हैं, यानी दिवाली वाला कचरा होता है, वो अगर ऐसे ही रहेगा तो कैंसर होने की
बहुत बड़ी संभावना होती है। तो 2 तरह से हमारे शरीर में बीमारी पड़ती है। तो सेल्स कितने इम्पोर्टेंट है आप ये जान सकते हो। उसके बाद में हम आते हैं इसमें कार्बन मेटाबॉलिज्म होता है और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म भी होता है। तो किसमें स्लाइड अगर चेंज होगी तो कर सकते हैं। सर कल मुझे टाइम नहीं मिला तो मैंने सिर्फ डायरी पे लिखा है। अगली बार मैं इसको करके मैं स्लाइड भेज दूंगा सर। ओके, नहीं आपने खोली थी तो मुझे लगा 15 स्लाइड्स हैं उसमें। हाँ वो सारा अलग ऑर्गन्स के भी है, उसमें मैं ओके थोड़ा ओके थोड़ा ओके, टाइम समझ गया समझ गया समझ गया, ठीक है सर, ओके। आज मेरा पूरा कंसंट्रेशन सेल्स पे है, जी जी, ताकि ओके हमारे सर, जो ठीक है सर। नैनो पार्टिकल्स है ये भी बहुत छोटा दिखने वाला है। तो हमारे नैनो पार्टिकल्स इतने छोटे पार्टिकल में जाके कैसे हेल्प करेगा इसके बारे में। साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य है। साइटोप्लाज्म का अर्थ क्या होता है? साइटोप्लाज्म एक जेलेटिनियस तरल होता है। ये जेल लाइक तरल होता है जो कोशिका के अंदर रहता है। ये जो आपको जो दिख रहा है ना वो जेल टाइप रहता है। यह पानी, लवण और विभिन्न कार्बनिक अणुओं से बना है। आपको इतना ही इसके बारे में समझना है। ये एक जेल टाइप होता है। ये करता क्या है? ये केमिकल के साथ रिएक्शन होता है। ये सेल स्ट्रक्चर को मजबूत रखता है। साइटोप्लाज्म मेंटेन्स द सेल शेप एंड स्ट्रक्चर। ये शेप को और स्ट्रक्चर को, अगर आपका स्ट्रक्चर बिगड़ गया या शेप बिगड़ गया तो आप मान लीजिए आपने घर बांधा है, अगर उसको सही ढंग से नहीं बांधेंगे तो गिर जाएगा। तो साइटोप्लाज्म का काम ही यही है कि अपने सेल स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे तरीके से रखता है। इसमें स्टोरेज कैपेसिटी होती है। द साइटोप्लाज्म स्टोर्स मैक्रोमोलिक्यूल्स, केमिकल्स एंड सेल्स जेनेटिक मटेरियल। ये सेल्स के जेनेटिक मटेरियल्स को स्टोर करता है। ये प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट किसे करता है? प्रोटेक्ट्स द सेल्स कंपोनेंट्स फ्रॉम द डैमेज। बाहर से जो भी रोग है आके उसे डैमेज नहीं करना है, इसलिए अंदर जाके अगर कोई डैमेज, ये उसका काम करता है। हिंदी में थोड़ा अनुवाद करने का कोशिश करता हूँ। साइटोप्लाज्म वह तरल पदार्थ है जो कोशिका को भरता है और कई महत्वपूर्ण काम करता है। साइटोप्लाज्म कोशिकाओं के आंतरिक घटकों को जगह पर रखता है और उन्हें साइटोप्लाज्म कोशिकाओं की प्रक्रिया के लिए उपयोग के लिए जाने वाले अणुओं को संग्रहित करता है। साथ ही कोशिकाओं के भीतर इनमें कई प्रक्रियाओं को होस्ट भी करता है। तो आपको इतना ही मान लीजिए, सेल स्ट्रक्चर को ठीक करता है, स्टोरेज को करता है, प्रोटेक्शन करता है और ट्रांसपोर्ट एक मीडियम है। मॉलिक्यूल्स को ऑर्गेनेल्स के बीच में ये ट्रांसपोर्ट करता है और मेटाबॉलिक प्रोसेस को, हमारी जो चयापचय है उसके प्रोसेस को ये मजबूत बनाते हैं। इट कंटेन्स एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन वेस्ट एंड एड इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ये ऑस्मोटिक बैलेंस भी करता है। The cytoplasm is a gel-like fluid inside the cell। जो मैंने आपको तरल बोले, फ्लूइड जैसा रहता है। अभी हम जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे अंतःप्रदव्य जलिका बोलते हैं हिंदी में। इसका अनुवाद तो ऐसे ही किया गया है और इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ईआर। जो ये आपको पिंक कलर का जो सांप जैसे दिख रहा है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये प्रोटीन सिंथेसिस है। द ईआर प्रोड्यूसेस द प्रोटीन फॉर द सेल्स टू फंक्शंस। अभी मैं प्रोटीन के बारे में बताता हूँ। हम लोग सिर्फ नोवा, इमोजेंट और कड़ायु के पीछे, हम कभी किसी को प्रोटीन बोलते ही नहीं है। हालांकि हमें प्रोटीन का प्रचार इन चीजों से पहले प्राथमिक स्थान पे करना पड़ेगा। अगर प्रोटीन नहीं बनेगा
तो ये सेल डैमेज हो सकता है। तो हमारा ईआर, अगर आप इसको इमरजेंसी रूम मान लीजिए, छोटा मीन्स एकदम आसान तरीके से मैं अगर बताऊंगा तो इसे आप मान लीजिए ये इमरजेंसी रूम है जिसमें इमरजेंसी चीजें रखी जाती है। जैसे हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड होता है, उसमें बहुत इमरजेंसी पेशेंट वाले को पकड़ा जाता है। तो ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, ये प्रोटीन को बनाता है। ये लिपिड सिंथेसिस है, ईआर सिंथेसिस लिपिड, ये किसको किसको तैयार करता है? लिपिड, ग्लाइकोजन और स्टेरॉइड्स को भी ये तैयार करता है। ये ट्रांसपोर्ट करता है, ईआर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स टू अदर ऑर्गेनेल्स। ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को, एक कैल्शियम रेगुलेशन भी है, ईआर रेगुलेट्स द कैल्शियम इनसाइड द सेल्स। ये कैल्शियम को रेगुलेट करता है। और सबसे बड़ी बात, ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। किस चीज की डिटॉक्सिफिकेशन करता है? ईआर डिटॉक्सिफाई जेनोबायोटिक्स, जैसे एंटीबायोटिक्स बोलते हैं ना, जेनोबायोटिक्स। इसके ऊपर हम ज्यादा नहीं जाएंगे, ये कचरा है, इसको डिटॉक्स करता है, बॉडी से बाहर फेंक देता है, जिसके कारण आपकी बॉडी सुदृढ़ होती है। हिंदी में अनुवाद सटीक तरीके से करना है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक बड़ी गतिशील संरचना है जो कैल्शियम भंडारण, प्रोटीन संश्लेषण और लिपिड चयापचय सहित कोशिकाओं में कई भूमिका निभाती है। ईआर के विविध कार्य अलग अलग डोमेन द्वारा किए जाते हैं, जिसमें नलिकाएं, चादरें और परमाणु आवरण शामिल है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है और इसका कार्य क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या तो चिकना या खरदुरा हो सकता है। दो प्रकार के, एक स्मूथ है और एक रफ है। और आमतौर पर इसका काम बाकी कोशिकाओं के काम करने के लिए प्रोटीन का उत्पादन करता है। ये प्रोटीन का उत्पादन करता है। खरदुरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम होते हैं जो छोटे गोल अंग होते हैं, जिसका काम उन प्रोटीनों को बनाना होता है। तो राइबोसोम में आगे बताऊंगा, इसमें जितने सारे हैं इसके बारे में बताऊंगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का दूसरा अंग तक परिवहन करता है। वे कोशिका के प्रक्रियाओं के प्रतिक्रियाओं के लिए एक विस्तृत क्षेत्र प्रदान करते हैं। इसके अलावा यह कोशिका विभाजन के समय परमाणु झिल्ली के निर्माण में भी मदद करता है। कंकाल ढांचे के निर्माण में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपको जानना ही इतना है। स्टोरेज, स्ट्रक्चर ये हो गया। प्रोटीन सिंथेसिस सिर्फ प्रोटीन को बनाता है, ये एक आप अगर ध्यान में रखेंगे तो बहुत आपको लाभ हो जाएगा जब आप हमारे ज़ैनप्रो के बारे में बताएंगे। न्यूक्लियस क्या है? अगर आप देखेंगे बीच में जो नीला कलर दिख रहा है, उसमें सफेद और नीला कलर दिख रहा है, सिर्फ नीला कलर दिख रहा है, वो न्यूक्लियस है। और सफेद और नीला है वो न्यूक्लियोलस है। तो हम न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा जानेंगे। एक कोशिका के अंदर झिल्ली से घिरा अंग है जिसमें गुण सूत्र होते, यानी डीएनए के सूत्र होते। नाभिकीय झिल्ली में छिद्रों या छिद्रों की एक सरणी कुछ अणुओं जैसे प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के नाभिक के अंदर और बाहर चुनिंदा मार्ग के अनुमति देती है। तो इसमें डीएनए, आरएनए होता है न्यूक्लियस में, और सबसे बड़ा इसका काम है ये डीएनए को स्टोर करता है। हमारा जो डीएनए पता चलता है, इसके ऊपर जब कोई आदमी मर जाता है तो डीएनए टेस्ट करते, तो डीएनए से पता चलता है, क्योंकि ये स्टोरेज करके रखता है। ये मनुष्य है, ये आदमी है, ये स्त्री है, ये सारी चीजों के वहां पे स्टोरेज होती है। अगर न्यूक्लियस खराब हो जाएगा तो हमारा डीएनए का पता ही नहीं चलेगा, डीएनए डैमेज। इसका और एक हम उदाहरण दे सकते हैं। हमारा जब डीएनए दूसरे जनरेशन में जाता है, यानी नेक्स्ट जनरेशन बनता है, अगर यहाँ से
जो भी लिखा हुआ है, अगर ये डीएनए डैमेज हो गया या इसमें कोई बीमारी रह गई, पनप रही, तो बीमारी अगले जनरेशन में भी जा सकती है, जो अनुवंशिक हम रोग कहते हैं। तो इसको स्ट्रांग रखने के लिए हमें कई प्रकार के प्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स और ओमेगा फैटी एसिड्स की जरूरत होते हैं। तो ये आपके ध्यान में रखिए, क्यों हमें एमिनो एसिड्स, प्रोटीन और ओमेगा फैटी एसिड्स चाहिए। आप जब भी किसी को बताएंगे तो बोले हमारा डीएनए अगले जनरेशन में जाएगा, अगर वो कुछ बीमारी लेके जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो आप उनको बोल सकते हो कि क्यों लेना है, अरे नोटिस क्यों लेना है। ओके, तो हम आएंगे राइबोसोम पे। राइबोसोम का काम क्या है? अभी हम राइबोसोम के बारे में, राइबोसोम एक कोशिका में प्रोटीन बनाने वाली संरचना है। आप अगर ये नीले नीले डॉट्स देख रहे हो ना, वो राइबोसोम है। Ribosome are organelles in cells that synthesize protein by translating messenger RNA into amino acids. ये प्रोटीन से एमिनो एसिड से प्रोटीन में कन्वर्ट किया जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस क्या है? ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है दैट ऑकर्स इन सेल्स टू क्रिएट प्रोटीन्स फ्रॉम एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड से प्रोटीन बनाना इनका काम है। तो हम एमिनो एसिड इतने दिन सुनते आए, तो उनका काम यही है कि एमिनो एसिड से प्रोटीन, क्योंकि हमारा शरीर हजारों एमिनो एसिड्स बनाता है, लेकिन बाहर से आपको 20 एमिनो एसिड्स देने पड़ते हैं, जिसमें 9 इसेंशियल है और 11 नॉन इसेंशियल्स है। तो ये जब अंदर बॉडी में जाएंगे, राइबोसोम के पास जाएंगे, जब सेल मेम्ब्रेन अंदर छोड़ेगा, राइबोसोम उसमें से प्रोटीन बनाएगा, तभी तो हमारा शरीर ठीक तरीके से काम करेगा। प्रोटीन बनने का प्रोसेस क्या है? डीएनए से आरएनए के पास जाएगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन से एमिनो एसिड असेंबली होगी, उससे पेप्टिडाइड बॉन्ड फॉर्मुलेशन होगा और प्रोटीन फोल्डिंग होगा। और प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है? प्रोटीन्स आर इसेंशियल फॉर मेनी सेल्स फंक्शन इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, केमिकल रिएक्शन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्मफुल बैक्टीरिया एंड वायरसेस। बैक्टीरिया और वायरस से हमें ये सारी चीजें जो इस सेल को मजबूत बनाते हैं। तो सेल से बनता क्या है? सेल से बनते ऑर्गन। ऑल टुगेदर देयर आर 78 मेन ऑर्गन्स विद इन द ह्यूमन बॉडी। 78 प्रकार के ऑर्गन्स हैं, जिसमें 5 ऑर्गन्स बहुत ही वाइटल, बहुत ही क्रूशल माने जाते हैं हमारे जीवित रहने के लिए। दीज आर इंक्लूड हार्ट, ब्रेन, किडनी, लिवर और लंग्स। ये 5। अभी देखिए, सेल से टिश्यू बनता है और टिश्यू से ऑर्गन बनता है। मैंने आपको बोला था कि किडनी के लिए ज्यादा मात्रा में हमें क्या चाहिए? साइटोप्लाज्म चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सेल्स, मैंने आज सेल्स के ऊपर इतना बोलने की कोशिश इसलिए की ताकि आपको पता चले हार्ट, ब्रेन, किडनी, लिवर और लंग्स जो भी हमारे मजबूत रहते हैं, वही सेल से रहते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये बाकी के इंटरनल ऑर्गन्स है, जिसमें लैरिंग्स, फेरिंग, हार्ट, आर्टरीज, मसल, लिवर, गॉल ब्लैडर, किडनी, स्केलेटन, इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, पैनक्रियाज, वेन, स्टमक, बोन मैरो, स्प्लीन, लंग्स, लिम्फ नोड। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं हमारे बॉडी की संरचना के लिए, और इस संरचना को मजबूत रखते हैं हमारे सेल्स, और सेल्स को मजबूत रखता है विटामिन, मिनरल्स, एमिनो एसिड, फोलिक एसिड, फाइबर्स, प्रोटीन और ओमेगा फैटी एसिड 369। जब भी आप रेनोटस नोवा लेके जाएंगे किसी के पास, ये ध्यान में रखिए, सेल्स को तगड़ा रखना है। सेल्स के अंदर जो हमारा बाप बैठा है, साइटोप्लाज्म, उसको तगड़ा रखना है, तभी एनर्जी बनेगी। एनर्जी बनेगी तभी एमिनो एसिड से फुल प्रोटीन बनाएगा, और जब प्रोटीन बनेंगे
तभी तो हमारे को शक्ति मिलेगी। उसके बाद में believe it or not, there are over 7 trillion nerves in the human body. मिलियन नहीं, बिलियन नहीं, ट्रिलियन। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने अपने शरीर में से अपने ब्लड वेसल निकाल के एक दूसरे को जोड़ते हो तो पृथ्वी की 2 प्रदक्षिणा होती है, यानी 2 बार पृथ्वी घूम के आएगी। इतना मटेरियल हमारे शरीर में डाला गया है और हम इसमें इतने बुरे चीज डाल रहे हैं, हम कुछ भी खा रहे हैं जिसके वजह से बीमारी पनप रही। ना हम अच्छा खा रहे, ना अच्छा पी रहे, ना टाइम पे सो रहे, ना कसरत कर रहे। कितना बड़ा शरीर भगवान ने हमें दिया या प्रकृति ने दिया है, तो हम इसकी इज्जत ना करते हुए इसकी बेइज्जती कर रहे हैं। हम कुछ भी खा रहे हैं। क्यों? अगर आप रेनोटस क्यों इम्पोर्टेंट है, रेनोटस महंगा क्यों नहीं है, ये अगर आप ये जान लेंगे और सामने वाले को बता देंगे तो मैं आशा करता हूँ, जैसे परवेश नागर सर जी ने बोला था कि इंटरनेशनल क्वालिटी वाला प्रोडक्ट इंडियन प्राइस में मिल रहा है, तो ये 1,00,000% सही है। मैं तो कहता हूँ ये बहुत कम प्राइस वाला है। आप जो हमें आंखों को दिखता नहीं है, उस सेल में कितना सारा मटेरियल भरा है और उसको क्या क्या चीज लगते हैं, उस सेल तक पहुंचाने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का अगर आविष्कार रेनोटस वेलनेस ने किया है, उस आविष्कार करने के लिए कितना खर्चा आया होगा। हमारा मैंगोस्टीन कहाँ से आता है, हमारा जिंको बायोलोबा कहाँ से आता है, हमारा साइबेरियन जिंसिंग कहाँ से आता है, हमारा बिलबेरी एल्डरबेरी कहाँ से आते हैं, कितने दूर देश से आते हैं। ये फॉरेन इंग्रेडिएंट्स आते हैं, क्या उसका खर्चा नहीं है? जो प्रोसेस आपको नेचुरल तरीके से बना के दिया है, ताकि आप जब खाएंगे तो नेचर से सीधा अंदर जाएगा, तो सेल को मजबूती मिलेगी नहीं मिलेगी, हम कभी इसके बारे में सोचते नहीं। तो 7,000 नर्व्स है, मेरे पास एक नर्व का पीडीएफ है, लगभग 3,500 पन्नों का है, और उसमें मुझे लगता है 10% भी नर्व के नाम रहेंगे, सिर्फ 10%। तो जान लीजिए कितने नर्व्स है। तो डॉक्टर 10 साल क्यों डालता है? एक न्यूरो सर्जन के लिए स्टडी करना कितना इंपॉर्टेंट रहेगा, वो हर एक चीज के लिए। अगर यहाँ पे देखेंगे, इसमें बहुत छोटा मैंने डाला है। अगर मेरे पास एक पोस्टर था, अगर मैं वो डालता था तो आप डर जाते थे। तो हमें डरना जरूरी है अगर हम कुछ बुरा खाते हैं। सर मेरे पास कितना टाइम है? सर ओके, इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट है बोन्स, हड्डियां। पिक्चरों में इसका जिक्र किया जाता है, मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। बनने के लिए कितना मटेरियल डालना पड़ता है, तोड़ने के लिए कितना टाइम लगता है। तो लगभग 206 प्रकार की हड्डियां है, लेकिन देयर आर टिपिकली अराउंड 270 बोन्स इन ह्यूमन इन्फेंट्स। जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें 270 प्रकार की हड्डियां होती है, which fuse to become 206 to 213 bones in the human adult। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते तो ये 270 से घट के 206 से 213 तक सीमित हो जाते हैं। तो आप देख सकते हो, अगर ये ढांचा नहीं रहेगा तो ब्रेन नहीं रहेगा, हार्ट नहीं रहेगा, किडनीज नहीं रहेंगे। ये स्ट्रक्चर है, जैसे आप मकान बनाते समय वो जो स्ट्रक्चर तैयार करते हैं लोहे का, और उसके बाद में सीमेंट भरा जाता है, बाद में उसको गिलावा किया जाता है, बाद में पेंट करते हैं। तो जो अंदर वो लोहे का रहता है वो बोन्स है, उसमें सीमेंट भरा गया वो ऑर्गन्स है, और उसके ऊपर जो पेंट किया हुआ हमारा स्किन है। अगर स्कल नहीं है तो ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कुछ भी लग के ब्रेन डैमेज हो सकता है। तो कैसे प्रकृति ने इसको बनाया? अगर आपके ये रिब्स नहीं है तो हार्ट इतना डेलिकेटेड पार्ट होता है, अगर उसको उंगली भी लग जाए
तो भी वो फूट सकता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये हमारे रिब्स बना है, और ये सारा बना है कैल्शियम से। तो कैल्शियम चाहिए चाहिए हमें। जैसे मैंने बोला कि जो लोहे से बनाए वो हमारे बोन से, उसमें डाला गया हुआ सीमेंट हमारे ऑर्गन्स है, और उसके ऊपर जो लगाया गया वो है हमारा स्किन। और स्किन भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। स्किन बेसिकली 3 लेयर में बटा गया है। आपके आंखों को जो दिखता है, आपकी आंखों को जो दिखता है उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, जो आपको आप टच कर सकते हो। उसके बीच में जो है उसे डर्मिस कहते हैं, और उसके नीचे जो एकदम फैट वाला रहता है उसे हम हाइपोडर्मिस बोलते हैं। वो ज्यादा रहता है। तो हम जो खाना खाते हैं, सेल्स में से जो एनर्जी ट्रांसपोर्ट की जाते हैं वो हाइपोडर्मिस से। 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। मिनरल्स, these includes the top 9 major and trace minerals। ये 9 मेजर मिनरल्स है जो आपके बॉडी के लिए चाहिए। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, क्लोराइड है, पोटेशियम है, सिलीनियम है, आयरन है, जिंक है, एंड क्रोमियम है। आप जानते हो हमारा बिलबेरी, आप पढ़िए बिलबेरी, बिलबेरी में आधा से ज्यादा तो ये मिनरल्स उसमें भरे पड़े हुए। तो अगर आप नोवा देते हो और किसी को आंखों में दिक्कत है, रोशनी, आंखों की रोशनी में दिक्कत है, तो आप नोवा दीजिए और बोले कि हमारा बिलबेरी इतना स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट है जिसमें सबसे ज्यादा मिनरल्स है। ये बिलबेरी आपके ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने में बहुत हेल्प करता है। 13 टाइप्स के इसेंशियल विटामिन है, 20 टाइप के एमिनो एसिड्स है। Amino acids are required for the synthesis of body protein and other important nitrogen containing compounds such as creatinine, peptide hormones and some। मैंने ये आपको सेल्स में बोला था। तो एमिनो एसिड्स प्रोटीन को तैयार करता है। अगर आपको एमिनो एसिड्स की मात्रा कम हो रही है तो प्रोटीन नहीं बनेगा। प्रोटीन नहीं बनेगा तो शरीर में व्याधि वैसी आएगी आएगी। ओमेगा फैटी एसिड 369 चाहिए। और सबसे बड़ा फोलिक एसिड। मैं आपको ना एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आप फोलिक एसिड का काम क्या है आप किसी को बोल सकते हो। ये बाइंडिंग, मसल बाइंडिंग का काम करता है। मान लीजिए आप घर बांध रहे हो, तो एक ईंट के ऊपर आप दूसरी ईंट रखते हो। अगर आप इसके बीच में सीमेंट नहीं डालते हो तो ऊपर वाली ईंट गिर जाएगी, घर बनेगा ही नहीं। तो फोलिक एसिड उस सीमेंट की तरह काम करता है। ये आप अगर बोलेंगे फोलिक एसिड का महत्व पता चले जाएगा, तो रेनाटस नोवा देने में आपको दिक्कत आएगी नहीं। फाइबर्स, फाइबर्स का काम आपके चयापचय को, यानी आपके मेटाबॉलिक को बढ़ाने में बहुत ही कारीगर या इम्पोर्टेंट फैक्टर है फाइबर्स। फाइबर्स मिलते कहाँ से? फाइबर्स हरी सब्जियों में से हमें ज्यादा फाइबर्स मिलते हैं। अगर आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होगा तो वहां से सारे के सारे बीमारियों की पनप वहां से चालू होते। तो अगर आप बीमारी पनप रही है तो जैनप्रो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेयर डू वी फाइंड न्यूट्रिशन? तो कहाँ हमें न्यूट्रिशन मिलेगा? फूड दैट नेचुरली आर न्यूट्रिएंट रिच इंक्लूड फ्रूट्स और वेजिटेबल। फ्रूट्स और वेजिटेबल में आपको क्या मिलेगा? न्यूट्रिशंस मिलेगा। मिनरल्स दैट आर ऑफन प्रेजेंट इन मिनरल वाटर इंक्लूड, जो मैंने आपको बोला है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, बाइकार्बोनेट, आयरन, जिंक। और आज सबसे दिक्कत क्या है कि ये तीनों चीजें क्या हुए? तीनों चीजें प्रदूषित हुए। हमारा रेनोटस नो हमें इंग्रेडिएंट्स क्या है? मैंगोस्टीन, साइबेरियन जिंजिंग, पुनर्नवा, सफेद मुसली, एल्डरबेरी, बिलबेरी, अश्वगंधा, सिगरू, शतावरी, जिंको बाइलोबा, गोक्सुरा और मंजिस्टा। ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स जो भी मैंने बताया है उसमें अगर कोई भी कमी हो जाती है तो उस कमी को ये पूर्ति बनाता है। तो 8:56 हुआ है। मुझे लगता है आगे के स्लाइड्स प्रोडक्ट्स के बारे में तो कभी
परवेश नागर सर जी को अगर मेरा सेशन थोड़ा भी अच्छा लगा और आगे कभी ये मुझे सेशन देंगे तो मैं फ्री रेडिकल्स के बारे में मैं बताने की चेष्टा करूंगा। फ्री रेडिकल्स होते कैसे, उससे कैंसर कैसे होता है और उसको रिवर्स कैसे किया जाता है थ्रू द न्यूट्रिशन। तो परवेश नागर सर जी, आपने मुझे ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। मैंने मेरी 100% सिंसियर कोशिश की कि बहुत ही सरल शब्दों में बताने की, लेकिन मेडिकल टर्मिनोलॉजी का यूज हुआ है। आशा करता हूँ जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं